तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज मेरे पास एक लेटर है जिसमें कि 4 पन्ने हैं और 4 पन्नों में 15 मांगे हैं। ये 15 मांगे माननीय प्रधानमंत्री और माननीय रक्षा मंत्री जी के नाम है और इनमें सभी टाइप की मांगे जो भी भेदभाव है जीसीओआर ऑफिसर्स में, उन सभी मांगों को यहाँ पर उनका जिक्र किया गया है। ये प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जी के नाम है। इन्हीं मांगों को लेकर वॉइस ऑफ एक्सरसाइज सोसाइटी 12 मार्च 2023 से जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करेगी। तो इस लेटर को मैं विस्तृत रूप में आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, तभी आप एक एक बात को समझ पाएंगे। दोस्तों, क्या क्या हमारे साथ जो है भेदभाव है उसका जिक्र इसमें किया गया है और सभी जो मांगे हैं वो आपसे और हमसे जुड़ी हुई हैं। वॉइस ऑफ एक्सरसाइज सोसाइटी के द्वारा सेवा में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, भारत सरकार। विषय है ओआरओपी में विसंगतियों और अन्य लंबित मांगों के संबंध में ज्ञापन। महोदय, सिपाही से लेकर ऑनरी कमीशन ऑफिसर रैंक तक के सैनिकों का पिछले 10 सालों से चली आ रही विधि सम्मत लॉन्ग टाइम ड्यूज मांगों को सरकार द्वारा नजरअंदाज किए जाने और ओआरओपी 1 और ओआरओपी 2 का हिस्सा कमीशन अधिकारी वर्ग द्वारा ले जाने से देश के जवान, एनसीओ, जेसीओज, एचसीओज वर्ग के तकरीबन 37 लाख पूर्व सैनिक और फैमिली पेंशनर्स नाराज हैं। सरकार ने निम्नलिखित कारणों पर विचार किए बिना अधिकारी और जवान, एनसीओ, जेसीओज का ओआरओपी निर्धारण का एक समान आदेश वर्ष 7 नवंबर 2015 को जारी कर दिया, जो आधार वर्ष का अधिकतम और न्यूनतम का औसत है, जबकि जवान, एनसीओ, जेसीओज के लिए ओआरओपी पेंशन निर्धारित करने का आधार औसत की जगह अधिकतम होना चाहिए। तो सरकार ने यहाँ पर जो भी रैंक है 2018 के अनुसार मैक्सिमम, उस रैंक का मैक्सिमम और मिनिमम का जो बीच का जो एवरेज निकला है उसके हिसाब से यहाँ पर पेंशन या एरिया निर्धारित किया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो निर्धारण होना था जीसीओआर का, वहाँ अधिकतम के आधार पर होना चाहिए था। अलग अलग सेवा शर्तों के कारण अधिकारी 57 से 62 साल की उम्र तक सेवा करते हैं और उसके अतिरिक्त उन्हें सेना में 4 साल री एम्प्लॉयमेंट का विकल्प दिया जाता है, जबकि जवान, एनसीओ 35 से 40 वर्ष और जीसीओज, एचसीओज 45 से 50 वर्ष की उम्र के बाद जबरन डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। अधिकारी वर्ग का टाइम स्केल पदोन्नति उनका जो है फिक्स है और सेक्शन ग्रेड में भी एक निश्चित सेवा काल के बाद ये पदोन्नति के पैनल में आ जाते हैं, जबकि जवान, एनसीओ, जेसीओज, एचसीओज का पदोन्नति वैकेंसी पर निर्धारित होता है। इसलिए योग्यता रखने के बावजूद किसी कोर रेजिमेंट में ये 10 साल में हवलदार बन जाते हैं, तो कहीं कहीं इनको 18 साल लग जाते हैं। उसी प्रकार इनको जेसीओ बनने में कहीं कहीं 24 साल लग जाते हैं, तो कहीं वैकेंसी नहीं होने के कारण ये बन भी नहीं पाते, अतः जबरन डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। जेड ग्रुप को वाई ग्रुप में शामिल किया गया, जिससे जवान, एनसीओ, जेसीओज का न्यूनतम है वहाँ कम रह गया, जबकि अधिकारी वर्ग में इस तरह उनको इस ग्रुप से या ऐसे करने से कोई भी यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनमें कोई ग्रुप होता ही नहीं है। अतः निवेदन है कि भारत सरकार तकरीबन 2 करोड़ पूर्व सैनिकों, फैमिली पेंशनर्स, इनके आश्रित की निम्नलिखित मांगों को स्वीकार कर इन वर्गों का साधुवाद ग्रहण करें। सबसे पहले जो मांग है कि पे का 75% पेंशन मिलना चाहिए। सिपाही से लेकर ऑनरी कमीशन रैंक तक को पे का 75% की लंबित मांग देखें। संगठन का मेमोरेंडम जो इन्होंने 2/8/2015 को, 1/1/2016, 22/8/2016, 7/10/2018 एवं 10/2/2023 को दिया था, को स्वीकार कर ओआरओपी टेबल का रिवीजन करें। यानी कि जो पेंशन है वो वहाँ सिपाही से लेकर ऑनरी कमीशन तक 75% मिलना चाहिए। इसके संबंध में जो ज्ञापन है इन्होंने, जो यहाँ पे डेट दी गई है, इन डेटों को इन्होंने दिया है, क्योंकि 60 साल सेवा करने और 35 से 50 साल
सेवा करने वालों का पेंशन निर्धारण का फार्मूला अलग अलग होना चाहिए। अतः आज का औसत का फार्मूला केवल और केवल डिफेंस कमीशन ऑफिसर को ही फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया है। दूसरी जो बात यहाँ पे है कि रैंक वेटेज के साथ अधिकतम पर ₹1 का निर्धारण। HCU, GCUs, NCUs और वार्स का ₹1 टेबल का निर्धारण औसत की बजाय अधिकतम जो पेमेंट है पर रक्षा मंत्रालय का पत्र संख्या 17/1/2013 में वर्णित रैंक वेटेज का बहाल कर किया जाए, क्योंकि 6वें वेतन आयोग का चैप्टर 2.4 की संस्तुति के अनुसार लेटरल मूवमेंट की पॉलिसी आज तक नहीं बनी, जिसको आधार बनाकर रैंक वेटेज और स्केल के अधिकतम पर पेंशन का निर्धारण वापस ले लिया गया था। यानी कि जो ₹1 का निर्धारण है वहाँ जो है औसत के बजाय अधिकतम पर होना चाहिए, और इसके बारे में यहाँ पे जानकारी बताई गई है। एक समान MSP सभी कॉम्बैट रैंक का एक तरह से मिलिट्री सर्विस पे देकर ₹1 टेबल का पुनः निर्धारण होना चाहिए। पे मैट्रिक में न्यूनतम पे निर्धारण 3 का गुणक। संविधान के आर्टिकल 38 के अवलोकन में सिपाही से लेकर ऑनरी कमीशन रैंक तक का पे मैट्रिक का गुणक 3 से किया जाए, जैसा कि संगठन ने 1/1/2016 की ज्ञापन में मांग किया था। अगला जो पॉइंट है, न्यूनतम पे मैट्रिक 4 हो। सिपाही का पे मैट्रिक लेवल 4 किया जाए और HCOs तक का सभी का पे मैट्रिक लेवल आगे किया जाए। आगे जो मांग है 6वीं, न्यूनतम गारंटी पेंशन विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2016। रक्षा मंत्रालय की पत्र संख्या, यहाँ पे पत्र संख्या का डिटेल है, दिनांक 18/8/2010 के अनुसार न्यूनतम पेंशन का निर्धारण नौसेनादल तीनों सेनाओं के अधिकतम के आधार पर 1/1/2006 से हुआ था। 7वें वेतन आयोग में भी 1/1/2016 से नौसेनादल न्यूनतम गारंटी पेंशन का निर्धारण किया जाए। 7वां जो पॉइंट है यहाँ पे एक्स ग्रुप पेंशन। AICT यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से अनुमोदित डिप्लोमा होल्डर इरिस्पेक्टिव ऑफ ग्रुप को एक्स ग्रुप 6200 हो और OROP का टेबल 8 ऐसे सभी प्री 2016 रिटायर्ड पर प्रभावी हो, ना कि केवल पोस्ट 2016 रिटायरी पर लागू हो। तो आप लोग यहाँ पे समझ रहे होंगे कि क्या बोलना चाहते हैं। जिनको भी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से जो डिप्लोमा होल्डर हैं उनका जो एक्स ग्रुप 6200 हो और OROP का टेबल 8 ऐसे सभी प्री जो कि 2016 से पहले रिटायर आए हैं उन पर प्रभावी हो, ना कि केवल 2016 के बाद जो रिटायरी आए हैं उन पर लागू हो। 8वां जो पॉइंट है OROP ऑन रिक्वेस्ट डिस्चार्ज शोल्डर। ऑन रिक्वेस्ट पर जाने वालों के लिए आर्मी रूल्स का धारा, यहाँ पे जो धारा दी गई है को 6 जून 2017 को OROP की शर्त में जोड़ा गया था और अन्य 2 धाराओं में सुधार भी इसी तारीख को किया गया था। ऐसे डिपार्टमेंट ऑफ एक्समैन वेलफेयर का पत्र संख्या, जिसका यहाँ पे डिटेल दिया गया है, दिनांक 6 जून 2017। इसलिए 6 जून 2017 से पहले पेंशन जाने वालों को सभी को OROP का लाभ दिया जाता है। दोस्तों आप लोग को पता होगा कि OROP में जो प्रीमेचर आए हैं उनको यहाँ पर इस लाभ से वंचित किया गया है, तो उनको भी जो यहाँ पे डिटेल्स दी गई है उसके हिसाब से उनको लाभ मिलना चाहिए। 9वां जो पॉइंट है डिस्चार्ज के बाद प्रदान ऑनरी रैंक। डिस्चार्ज आने के बाद अवार्ड किए गए ऑनरी सुबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन सहित सभी ऑनरी रैंक को अस्थायी रैंक के बराबर पेंशन दिया जाए। दोस्तों 10वां जो पॉइंट है फाइनेंशियल डिग्रेडेशन ऑफ ऑनरी लेफ्टिनेंट एंड कैप्टन। ऑनरी कैप्टन और लेफ्टिनेंट रैंक को 4th पे कमीशन के अनुसार मेजर के बराबर पेंशन उनको दी जानी चाहिए। 11 जो पॉइंट है यहाँ पे एक समान लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन, वार इंजरी एलिमेंट एंड डिसेबिलिटी पेंशन। सभी रैंक को एक दर से डिसेबिलिटी पेंशन, वार इंजरी एलिमेंट और
लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन दिया जाए, क्योंकि पराक्रम और त्याग का मूल्यांकन रैंक और सेवा काल के अनुसार नहीं किया जा सकता। डिसेबिलिटी पेंशन का ऑफिसर और जवानों का अनुपात फोर्थ पे कमीशन और फिफ्थ पे कमीशन में क्रमशः 1.66 और 1.67 का था। तत्कालीन रक्षा मंत्री जी भी डिसेबिलिटी पेंशन की गैप को कम करने के पक्षधर थे। अन्य देशों में डिसेबिलिटी का निर्धारण आश्रितों के आधार पर भी किया जाता है। 12वां पॉइंट जो है साधारण फैमिली पेंशन। साधारण फैमिली पेंशन सर्विस पेंशन के बराबर हो। 13 जो पॉइंट है, तीनों एमएसीपी 17 साल से पहले, तीनों एमएसीपी का लाभ 17 साल के पहले दिया जाए, जो सिपाही की अधिकतम सेवा करने की सीमा है, और इसका 1/1/2006 से पहले पेंशन गए पूर्व सैनिकों पर भी लागू किया जाए, क्योंकि अधिकारियों को टाइम स्केल प्रमोशन है और 21 साल के मेजर को भी पेंशन का लाभ देने के लिए पे बैंड 4 में सिर्फ पेंशन के लिए किया गया था। तो इसका बात को ध्यान रखना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है 13वां। 14 जो पॉइंट है, एक्सटेंडेड एजीआईएफ का लाभ 85 साल की उम्र तक। एजीआईएफ, एएफजीआईएस, एएनजीआईएस के एक्सटेंडेड इंश्योरेंस स्कीम से ईयर्स ऑफ रिटायरमेंट की शर्त को हटाकर इसका लाभ 85 साल की उम्र तक दिया जाए। और 15 जो पॉइंट है यहाँ पे कि सभी तरह के भेदभाव खत्म हो और अन्य मांग संगठन द्वारा दिनांक 2/8/2015, 1/1/2016, 22/8/2016, 7/10/2018 एवं 10/2/2023 प्रतिलिपि संलग्न को, यानी कि उसकी जो कॉपी है वहाँ इसके साथ है, को प्रधानमंत्री कार्यालय और रक्षा मंत्री कार्यालय को दिए गए ज्ञापनों में उठाए गए भेदभाव सभी मुद्दों को तत्काल हल किया जाए। तो ये सारी मांगे हैं, इसमें आपको एक भी पॉइंट ऐसा नहीं मिलेगा कि जो बेबुनियाद है। जो भी मांगे हैं सटीक है। हालांकि यहाँ पर ईसीएचएस और सीएचडी में जो भेदभाव है उसका जिक्र यहाँ पर नहीं किया गया, लेकिन भेदभाव जो भी है उसको यहाँ पर ख़त्म करने के बारे में ज्ञापन दिया गया है। और इन्हीं मुद्दों के आधार पर जो 12 मार्च 2023 का आंदोलन है वहाँ भी होगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप भी वहाँ पर आइएगा। यह जो आंदोलन है हमारे और आपके लिए ही है। इसमें न बाहर का आदमी उसको कोई फ़ायदा है और न उसको कोई नुकसान है। तो आप और हम जब वहाँ पे मौजूद रहेंगे तो तभी एक संगठन बनेगा और तभी हमारी जो आवाज़ है वह मजबूत होकर आगे जाएगी। तो आज के लिए